दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 7 सितंबर 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे गजा पर इस्राएली हमले तेज, 67 शहरी मारे गए, वेस्ट बैंक में भी सेटलर्स का कहर, गजा से कई महीनों बाद इसराइल पर बरसे रॉकेट, नेतिवोत शहर में सायरन बजे, हमास बोला सीज फायर के लिए हम तैयार, रुकावट बस इसराइल डाल रहा, नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ भड़क रहा, तेल अवीव में गुस्सा, इसराइली कह रहे गद्दार और बेकार, ट्रंप से लगाई गुहार, और ईरान का यूरोप पर वार, अरागची ने कहा स्नैप बैक लगाना बड़ी गलती, नुकसान तुम्हें ही होगा। इन हेडलाइंस के अलावा भी होंगी बहुत सी खबरें, क्योंकि ये है मिडिल ईस्ट का बिग न्यूज़ शो। और माजरत, संडे में अपने आप को आराम दिया, मुद्दतों बाद लंबा सोए, इसलिए पहला शो आ रहा है और कम ही शो आएंगे आज। सबसे पहले सुन लीजिए आज गजा और फिलिस्तीन से जुड़ी कुछ अहम अपडेट्स। इसराइली हमलों में कल गजा में 67 लोग मारे गए, ज़्यादातर गजा सिटी में। इनमें से 17 लोग रात भर हुए हमलों में मारे गए और आज सुबह से शाम तक दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है। हमास ने फिर कहा है कि 18 अगस्त के सीज़फायर प्रपोजल पर वो कायम है और समझौते को लेकर अब भी इसराइल के जवाब का मुंतज़िर है। जवाब नहीं आ रहा। इधर कब्जे वाला जो वेस्ट बैंक है, वहाँ इसराइली सेटलर्स ने हेब्रोन के पास बिर अंस्का में एक फ़लस्तीनी फैमिली पर हमला किया। इसराइली फ़ौज ने मान लिया है कि उसने गजा सिटी के सूरसी टावर पर हमला किया कल, जिससे दर्जनों लोग बेघर हो गए। ये अपडेट्स हैं, हर तरफ की खबर आपको मिल रही है। इसराइल के कट्टरपंथी फाइनेंस मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिच ने कहा है कि नेतन्याहू की पार्टी लिक्विड, उसके मिनिस्टर्स वेस्ट बैंक पर कब्जा करने के हक में हैं और उसने नेतन्याहू से इस प्लान को आगे बढ़ाने की मांग की है कि बस वेस्ट बैंक का पूरा कब्जा लो। लंदन में कल एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, मैंने कल रात भी आपको बताया था। पैलेस्टाइन एक्शन की हिमायत करने वाले 425 से ज़्यादा लोगों को कल रात इस प्रोटेस्ट में गिरफ्तार किया गया है। ये ग्रुप पैलेस्टाइन एक्शन जुलाई से ब्रिटिश हुकूमत की नज़र में एक दहशतगर्द तंजीम है, इसलिए। इधर वेस्ट बैंक में नाजायज सेटलर्स का कहर देखने को मिल रहा है। इलीगल सेटलर्स ने तैबा गांव के पास गैर कानूनी चौकी लगाने के बाद एक बद्दू खानदान पर हमला किया। अश शयूक इलाके में इनकी गोलाबारी से 2 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। सेटलर्स की गोलीबारी से सेटलर्स ने घरों पर हमला किया और खेतों में आग लगाई। नाब्लुस में सेटलर्स ने हनबली मस्जिद में घुसकर तोड़फोड़ की। ये सारी अपडेट्स बताती हैं कि पूरा मतलब साफ है कि गजा में तबाही जारी है और वेस्ट बैंक में भी फ़लस्तीनियों पर सेटलर्स का जुल्म बढ़ता जा रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है इसराइली मिलिट्री और पुलिस की निगरानी में। अब तफसील से ज़रा खबरें समझिए। इसराइली आर्मी पर गजा से रॉकेट हमला हुआ है। कई महीनों बाद रेजिस्टेंस फोर्स ने यह दिखाया है कि उनके पास रॉकेट दागने की कुव्वत अभी भी बाकी है। इसराइली फौज ने दावा किया है कि इतवार की सुबह गजा पट्टी से इसराइल पर 2 मिसाइल या रॉकेट दागे गए। इनमें से एक को इंटरसेप्ट कर लिया गया, यह आईडीएफ का दावा है, जबकि दूसरा खुले मैदान में गिरा। फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आर्मी के मुताबिक नेतिवोत और आसपास के इलाकों में सायरन बजे थे। कई महीनों बाद ये पहला मौका है जब गजा से दागे गए रॉकेट ने नेतिवोत जैसे शहर को या कस्बे को या टाउन को अपना निशाना बनाया, जहां तकरीबन 50,000 लोग रहते हैं और जो गजा से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। ये हमले उस वक्त हुए जब इसराइल गजा सिटी के इर्द गिर्द अपनी फौजी कार्रवाई तेज कर रहा है। हमास ने जंग रोकने की पेशकश दोहराई है, कहा है कि हम जंगबंदी के मुआहदे पर कायम हैं, हम लचक दिखा रहे हैं, सिर्फ इसराइल है जो रुकावट डाल रहा है। फ़लस्तीनी इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास ने ऐलान किया है कि वो गजा में हालिया सीज़फायर प्रपोजल पर कायम है और फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस फैक्शंस के साथ मिलकर इस समझौते पर पूरी तरह पाबंद है। सबको साथ लिया है, बाकी फैक्शंस को भी। हमास के बयान में कहा गया कि वो ऐसे हर आइडिया, मशवरे और सुझाव के लिए खुला है जो गजा में परमानेंट जंगबंदी, इसराइली फ़ौज की गजा से पूरी वापसी और बिना रुकावट इंसानी मदद की आमद और कैदियों के होस्टेजेस के तबादलों को यकीनी बना सकने वाली कोई भी जो एक कहते हैं ना कि एक मीटिंग हो या एक प्रपोज़ल हो, उस पर वो कायम है और वो ऐसा सीज़फायर करना चाहता है, हमास ने कहा। और कहा कि ये सब संजीदा नेगोशिएशंस के ज़रिए मीडिएटर्स की निगरानी में हो तो हम बिल्कुल तैयार हैं।
हमास का कहना है कि वो हर तरह की लचक दिखा रहा है, लेकिन सारी डील और बातचीत इसराइली रोक रहा है ताकि गजा में और ज़्यादा तबाही मचाई जा सके। कुछ दिन पहले फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास ने साफ किया था कि वो अब भी उस प्रपोजल पर इसराइल के जवाब का मुंतज़िर है जो 18 अगस्त को मीडिएटर्स के ज़रिए इसराइल को भेजा गया था। नेतन्याहू और उसकी हुकूमत ने कहा कि ये सब हमास की धोखेबाजी है, कोई सीज़ फायर ऐसे नहीं होगा, सारे होस्टेजेस छोड़ दो, सीज़ फायर हो जाएगा। हमास कह रहा है सीज़ फायर करो, सबको ले लो, यहीं पेच चुटका हुआ है। बीच में एक ईरान की खबर सुनिए। ईरान ने यूरोप पर बहुत तगड़ा वार किया है, ज़बानी कहा है कि तुम बड़ी गलती कर रहे हो। यूरोप से कहा है ईरान ने तुम बड़ी गलती कर रहे हो, क्यों ज़रा सुनिए। तेहरान से ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी को सीधा पैगाम गया। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने E3 ममालिक को कड़ी वार्निंग दी है। अब्बास अराक्ची ने कहा कि E3 यानी कि जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, इनका स्नैपबैक मैकेनिज्म एक्टिवेट करना पूरी तरह से गैर कानूनी और बुनियाद से खाली है। उनके मुताबिक ईरान ने जो कदम उठाए वो सब न्यूक्लियर डील के अंदर कानूनी रेमेडियल मेजर्स थे जिन्हें नज़रअंदाज करके यूरोप गलती कर रहा है। यानी ईरान ने कहा हम अपने जामे में रहे और ये जामे से बाहर जा रहे हैं। उन्होंने साफ लिखा अब्बास अराक्ची ने एक पोस्ट में कि ये गैर कानूनी दाव आखिरकार उल्टा पड़ेगा और यूरोप को आने वाली डिप्लोमेसी से और भी किनारे कर देगा। अराक्ची का कहना है कि कभी, अब यहाँ यूरोप को उसकी खुददारी याद दिला रहे हैं, कि कभी यूरोप अमेरिका की अंधी सख्ती को रोकने वाला मॉडरेटिंग फोर्स था, लेकिन अब वो अमेरिका की हर तरह की मांगों का हामी बन चुका है। इट मीन्स जो अमेरिका कहता है वो यूरोप कर रहा है, यूरोप की अपनी कोई ज़मीर अपना और फैसला नहीं रह गया। कुल मिलाकर ईरान ने यूरोप को सीधा सीधा मैसेज दिया है कि स्नैपबैक लगाना गलती है, यूरोप को पीछे हटना चाहिए वरना इसका नुकसान खुद उसी को होगा। कुछ खबरें यहाँ से। इसराइली फॉरेन मिनिस्टर गिदियोन सार, उसने कहा है कि गजा की जंग कल ख़त्म हो सकती है अगर आज होस्टेजेस को रिलीज़ कर दिया जाए और हमास अपने हथियार डाल दे। हेडलाइन के बाद पूरी खबर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से सब समझ में आ जाता है कि ये सिर्फ एक तरफा ऑफ़र है। होस्टेज छोड़ दो, हथियार डाल दो, सीज़ फायर हो जाएगा, वॉर ख़त्म हो जाएगी। इसी पर तो पेच फंसा हुआ है सब। दूसरी हेडलाइन देखिए, एक रिपोर्ट है, नेतन्याहू ने रिजेक्ट कर दी थी IDF की वन फेज प्लान की जो पॉलिसी थी या प्लानिंग थी, और इसमें असल में जो पिछले IDF चीफ थे उसने जो है ये प्रपोजल दिया था, और ये बात उसकी रिपोर्ट अब निकल कर 7 सितंबर में निकल कर आई है कि नेतन्याहू ने IDF के वन फेज प्लान, एक फेज़ में ही वो पूरा प्लान था कि IDF का कि जंग एक ही फेज़ में ख़त्म हो सकती है, तमाम हॉस्टेजेस आज़ाद हो सकते हैं, लेकिन नेतन्याहू ने कहा नहीं, ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इतनी जल्दी जंग ख़त्म हो जाए तो नेतन्याहू का जो सियासी करियर है वो भी तो ख़त्म हो जाएगा। जब तक जंग है तब तक करियर है, मतलब जब तक तेरे पाँव चलेंगे तब तक इसकी सांसें चलेगी, वही वाला चक्कर है। तो हर्जी अलेवी का ये आइडिया ठुकरा दिया गया था। आज 7 सितंबर में इसराइली वेबसाइट ने जो आंकड़ा दिया है वो समझ लीजिए। कहा है कि आज गज़ा में मारे गए इसराइली फ़ौजियों की तादाद 900 के आंकड़े तक पहुंच गई है। इसराइल रीचेस ट्रैजिक माइलस्टोन ऑफ 900 सोल्जर्स किल्ड इन गज़ा वॉर। ट्रैजिक माइलस्टोन, दे कॉलिंग इट अ ट्रैजिक माइलस्टोन। मैंने कल रात आपको खबर दी थी, 23 महीनों में 20,000 बच्चे अकेले शहीद किए गए हैं। उन्हें ये कभी ट्रैजिक नहीं लगा। उनमें से हज़ारों बच्चे 1 साल से कम उम्र की थी, वो ट्रैजिक नहीं लगा। लेकिन 900 फौजी ट्रैजिक है, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से तो खबर लिखेगा। ये कैसे लिख देंगे? जो इनके हमलों में मारे गए उनसे तो हमें इनसे तवक्को नहीं रखनी चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि 900 फौजी मारे गए। अब इसमें तो आप में से सभी के पास अपने अपने आंकड़े होंगे। मुझे नहीं पता कौन उंगली रख के इसराइल के फ़ौजियों की डेड बॉडीज़ गिन के आया, बट ये उनका ऑफिशियल आंकड़ा है जिस पर मुझे यकीन नहीं है, क्योंकि ख़ुद इसराइल के अखबार और वेबसाइट्स कहते हैं कि इसराइल असली ख़बरों को छुपाता है, अपना नुकसान भी कम दिखाता है अगर कोई इस पर हमला कर दे, और उसके फ़ौजी मारे जाएं उनकी भी असल तादाद छुपाता है। कई बार हमने ख़ुद खबरें पढ़ी हैं कि हज़ारों हज़ार फ़ौजी नॉर्थ इसराइल के अस्पतालों में वहाँ पर जो है वो इलाज पा रहे थे और बहुत से फ़ौजी मारे गए। ज़्यादा असली तादाद बताने से नुकसान की अपना मोराल कम हो जाता है अपनी आर्मी का, और लोग भागने लगते हैं, भाई छोड़ो बहुत मारे जा रहे हैं। तो ये उनके फ़ोटोज़ वगैरह पेश किए, 900 फ़ोटोज़ तो नहीं हैं,
ان میں سے کچھ کے فوٹوز، کہا ہے کہ یہ 900 لوگ مارے گئے ہیں۔ نہ میں اس آنکڑے پر یقین کرتا ہوں، لیکن میرے پاس وہ آنکڑا نہیں ہے جو کچھ بدھی جیویوں کے پاس ہوگا۔ کوئی کہے گا 4000 مارے گئے، تمہیں کیا معلوم 8000 مارے گئے، تمہیں کیا معلوم 10,000 20,000۔ میں کہہ رہا ہوں کوئی فوجی نہیں بچا آپ سے، لیکن خبر 900 بتا رہی ہے، جس پر مجھے بھی یقین نہیں ہے۔ جیروسلم میں، ٹیل اویو میں کل رات مظاہرے ہوئے اور ماس جیروسلم کراؤڈ، جیروسلم میں بہت ہزار بلکہ لاکھ سے اوپر لوگ تھے، مظاہرین تھے۔ کہیں کہیں اس کی تعداد 2 لاکھ 3 لاکھ بتائی گئی، کہیں کہیں ہزاروں میں۔ خیر، ایک ہجوم تھا جو پرائم منسٹر سے، بنجمن نیتن یاہو سے یہ مانگ کر رہا تھا، اور اس میں ہوسٹیجز کی مائیں بھی تھیں کہ ہمارے لوگوں کو چھڑا کے لاؤ، سیز فائر کرو اور انہیں غزہ سے آزاد کرواؤ، جنگ فوراً روکو۔ اور یہاں پر نعرے لگائے جا رہے تھے ٹریٹر، غدار، غدار۔ یہ اتنا بڑا آرٹیکل ہے، اور کہا گیا کہ یہ جو ہے پورے اسرائیل کے لیے بے حد شرم کی بات ہے کہ لوگ اب تک وہاں پر قید ہیں۔ اتنی بڑی آرمی اور خیرات میں امریکہ سے اتنے بھاری ہتھیار ملنے کے بعد بھی آپ 2 سال میں انہیں گھر نہیں لا پائے۔ یروشلم میں لوگوں نے اس بنجمن نیتن یاہو کی مذمت کی، اور ایک ہوسٹیج کی ماں نے انہیں یہودی ملک کا سب سے بڑا دشمن بتایا۔ یہ ہے، اور غدار کہا جا رہا ہے۔ تو نیتن یاہو کے لیے الیکشن کے بعد اب اسرائیل میں کچھ باقی نہیں رہ گیا، اسے مان لیجئے سر۔ ٹرمپس لیگیسی کرمبلز، اسرائیلی کالز آن US پریزیڈنٹ ٹو اینڈ وار۔ اب بات دیکھیے، اپنے ملک کے لیڈر پر تو اسرائیلیوں کو یقین نہیں رہا، لیکن وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے کہہ رہے ہیں، اور انہیں بھی ان کی خودداری یاد دلاتے ہوئے کہہ رہے ہیں، انہیں ان کی طاقت یاد دلاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کچھ کرو، داؤں پر تم بھی لگے ہوئے ہو۔ ٹرمپ کی وراثت اب تباہ ہو گئی۔ یہ رات کہا گیا، اسرائیلیوں نے امریکی صدر سے غزہ کی جنگ ختم کروانے کی جو ہے وہ اپیل کی ہے، اور کہا ہے کہ ہمارے ہوسٹیجز ہمیں چاہیے، ہمارے کام دھندے چوپٹ ہیں، ہمیں نقصان ہو رہا ہے جو باتیں باہر نہیں آتی۔ سب کچھ کہا گیا، اور کہا گیا کہ we think that Trump is the only man in the world who has authority over Bibi that can force Bibi to do this۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ صرف ہی ٹرمپ ہیں جو دھمک رکھتے ہیں نیتن یاہو کے اوپر، اثر رکھتے ہیں اور رکوا سکتے ہیں جنگ کو، لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ اور کہتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ سیو دا ہوسٹیجز ناؤ۔ فی الحال غزہ کا مستقبل تباہ کیا گیا۔ میں نے بچوں کی بات کی، لیکن پیاری پیاری بچیاں، ہماری پیاری فلسطینی بچیاں ہائی اسکول کے ایگزام کی تیاری کر رہی ہیں کچھ شامیانوں کے نیچے۔ ان کے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز وہاں کے سب تباہ کر دیے گئے۔ 2 سال سے ان کے ہائی اسکول کے ایگزام اٹکے ہوئے ہیں۔ اب وہاں کی ایجوکیشن اتھارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے آن لائن ایگزام کروائے جائیں، موبائل پر ہی بچے پیپر دے سکیں۔ تو اب یہ بچیاں جو ہیں وہ پریپریشن کر رہی ہیں۔ کیا امید ہوگی ان کے اندر؟ ہر روز گولی باری، بم، دھماکے، بارود، اور اس کے بعد بھی مستقبل بنانے کی ضد۔ انہیں پتہ ہے یہ سب ختم ہوگا، اور انہیں کوئی مٹا نہیں سکتا، لیکن دشمن سوچتا ہے کہ انہیں مٹا دے گا یا بھگا دے گا۔ انہیں اس شامیانے کے اندر بیٹھی ہوئی ان بچیوں کو، ان کمسن بچیوں کو دیکھنا چاہیے، اور سوچنا چاہیے کہ یہ بچیاں ہیں، ان بچوں اور لڑکوں کا، مردوں کا پھر جگر کیا ہوگا؟ وہ کیسے چھوڑ کر اپنی زمین کو چلے جائیں گے، جب یہ بچیاں اپنی ہی زمین پر اسی کی جڑ کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے مستقبل کی نیو ڈال رہی ہیں۔ سر کمال ہے۔ لبنان کے منسٹر نے کہا ہے کہ آرمی پلان جو ہے حزب اللہ کے ہتھیار ڈلوانے کے لیے وہ 5 فیز کا ہے، 5 چرنوں کا ہے۔ اب انہیں جو ہے ایریا وائز بانٹا گیا ہے۔ فرسٹ فیز جو ہے وہ ساؤتھ لیٹانی ریور میں کور ہوگا، اور سیکنڈ فیز جو ہے وہ ساؤتھ اوالی ریور، اوالی دریا ہے اور لیٹانی دریا ہے۔ فرسٹ اور سیکنڈ فیز ان کے آس پاس شروع ہوں گے۔ بڑی ڈیٹیلز ہیں، ان میں نہیں جانا چاہیے۔ کل ملا کر لب و لباب یہ ہے کہ حزب اللہ کے ہتھیار اس سال چھننے جا رہے ہیں، اور اگر نہیں چھن پائے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر سول وار ہوگی۔ قطر نے ایک ایئر برج جو ہے وہ لانچ کیا ہے افغانستان تک مدد پہنچانے کے لیے، کیونکہ افغانستان میں بہت ہی خطرناک زلزلہ آیا، جس کی وجہ سے اب تک وہاں پر 2200 لوگوں کی جان جا چکی ہے، 4000 لوگ زخمی ہوئے۔ حالانکہ یہ پچھلے ہفتے اتوار کو زلزلہ آیا تھا، اور اب یہ فائنل فگرز آ چکی ہیں۔ تباہی بہت مچی ہے، لوگ اب بھی مدد کی گہار لگا رہے ہیں۔ لہذا کل ایران سے بھی
100 टन मदद लेकर एक जहाज़ अफ़गानिस्तान के लिए गया था। मैंने वो खबर भी पढ़ी, इसलिए मैंने आपको बताऊंगा, कहीं और की नहीं पढ़ी, 2 जगह की पढ़ी तो बता दिया। सऊदी अरब और यूएई में आज लूनर एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण दिखेगा। शाम 6:30 के करीब से शुरू होगा और 8:30 तक ये चलेगा, जब 8:30 पर एक फुल लूनर एक्लिप्स हो जाएगा। यस, सऊदी अरब में। तो यूएई वाले अपने टाइम उससे जोड़ लें। और कई और ममालिक में, साउथ ईस्ट एशिया में आई थिंक ये दिखेगा, और कई दूसरे ममालिक में भी, एशिया और अफ्रीका में दिखेगा। साथ ही जो है ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के भी कुछ पार्ट्स में दिखेगा। 83 मिनट का ये लूनर एक्लिप्स हो सकता है, चंद्र ग्रहण। और आज जो है चांद और सूरज के बीच में जब हमारी अर्थ पूरी तरीके से आ जाएगी, तब ये फुल मून एक्लिप्स होगा। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, समझा है, जब ये चंद्र ग्रहण होते हैं तो ज्वार भाटे आते हैं, समंदर में लहरें उठती हैं, समंदर में तूफ़ान आते हैं। खुदा खैर करे। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।